इंडिया जो कि 60s 70s में एक बहुत ही स्ट्रगलिंग फेस में था, चाहे वो बात हो इकोनॉमिक चैलेंजेस की, सोशल चैलेंजेस की या फिर पॉलिटिकल चैलेंजेस की। देश के अंदर गरीबी बेरोजगारी पीक पर थी और हजारों लोगों को खाना तक मिलना मुश्किल था बिकॉज ऑफ टोटल डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। एंड वो भी अच्छे से नहीं हो पाती थी क्योंकि इरिगेशन के लिए इनफ टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। साथ ही साथ देश के बाहर भी पाकिस्तान से वॉर चल रही थी, सीनो इंडियन वॉर ऑफ 1962, इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965 एंड एट द सेम टाइम हमारे देश के फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू जी की भी डेथ हो जाती है। एंड इवन सेकंड पीएम लाल बहादुर शास्त्री, उनका निधन भी सडनली जवाहरलाल नेहरू के बाद ही हो जाता है। एंड फिर इंदिरा गांधी एक लीडर निकल कर आती है, बट उनकी वजह से पार्टी के अंदर काफी उथल पुथल। बट मूविंग स्ट्रेट टू 2024, सिर्फ 40-50 साल के अंदर आज इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी है विद $4 ट्रिलियन जीडीपी। जो लिटरेसी रेट उस समय पर 30-35% हुआ करता था, आज वो 76% है। 1960s 70s में जो ट्रेड इंडिया को 3 से 4 बिलियन डॉलर देता था, उसी ट्रेड से आज इंडिया ने 2023 में 420 बिलियन डॉलर कमाए, यानी 15 से 20% ग्रोथ हर साल। सेम एज इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ 60s-70s में 5-6 लाख हुआ करती थी, आज वही स्ट्रेंथ 14-15 लाख। एंड नॉट जस्ट स्ट्रेंथ, इक्विपमेंट्स, इन्फेंट्री, सब चीज बहुत नेक्स्ट लेवल पर अपग्रेड हो चुकी है। जिस देश के पास 1990 में कुछ दिन के पैसे बचे थे, आज वही देश मार्स एंड मून पर हाई एंड मिशन सक्सेसफुली कर रहा है। एंड ये सब चीजें सुनकर आपको भी लगेगा कि इंडिया ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करी है, बहुत ज्यादा ग्रोथ करी है, जो कि करी भी है, वी कांट डिनाई दैट। बट क्या आप जानते हैं, एक देश ऐसा भी है जिसने इंडिया के डेवलपमेंट रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। एक ऐसा देश जिसे इंडिया से 2 साल बाद आजादी मिली, जिस पर आजादी के बाद भी एक डिक्टेटर ने जबरदस्ती राज करा। एक ऐसा देश जो फाइनली रिपब्लिक ले पाया 1978 में, जब इंडिया, यूएसए, जापान जैसे देश उससे बहुत बहुत आगे निकल गए थे। बट फिर भी ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 30-40 साल में उसी देश ने सबको पीछे छोड़ दिया। चाइना, हम बात कर रहे हैं चाइना के बारे में, जहां सिर्फ 40 साल पहले लाखों लोगों ने एक डिक्टेटर की वजह से अपनी जान गंवाई। जहां पर सिर्फ 30 साल पहले तक ये हाल हुआ करता था, आज वही देश दुनिया में लीड कर रहा है। वर्ल्ड की बेस्ट सिटीज, बेस्ट टेक्नोलॉजीज, ओवरऑल लिटरेसी, जीडीपी, आर्मी, आज चाइना में हर मामले में आगे जाता दिखता है। चाइना का एक्सपोर्ट हर साल 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर का होता है। मैं अंदाजे के लिए बता दूं, उतना तो टोटल जीडीपी है इंडिया और जापान की। बट सवाल ये आता है, आखिर ये सब हुआ कैसे? आखिर 30-40 सालों में इतनी डेवलपमेंट कोई भी देश कैसे कर सकता है? ऐसे भी क्या स्टेप्स लिए थे चाइना ने जो वो आज इस मुकाम पर है? एंड इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर्स आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ अगले 10 मिनट में जान जाएंगे। चाइना में हमेशा 2 पार्टीज के बीच में लड़ाई रही है रूल के लिए। फर्स्ट एनपीसी, नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, एंड सेकंड सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इन दोनों पार्टीज के बीच लड़ाई हुई, पूरे देश में सिविल वॉर हुआ एंड फाइनली एनपीसी को साइड वाले आइलैंड पे भगा दिया गया। एंड वही आइलैंड आज ताइवान के नाम से जाना जाता है। बट इन सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा थोड़ी सी बैक हिस्ट्री ऑफ चाइना। चाइना में भी इंडिया की तरह बहुत सारी डायनेस्टीज ने राज करा, जैसे हान डायनेस्टी, तांग डायनेस्टी, सॉन एंड युआंग डायनेस्टी। बट चाइना की लास्ट डायनेस्टी थी किंग डायनेस्टी। जैसे इंडिया में वन ऑफ द लास्ट थे मुगल्स, वैसे ही चाइना में भी लास्ट में रूल करा था किंग डायनेस्टी ने। किंग डायनेस्टी ने काफी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। ये डायनेस्टी 1644 से 1912 तक रही है चाइना के अंदर। किंग डायनेस्टी ने काफी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करी एंड उस टाइम पर वो लोग सिल्क और टी जैसी चीजों के मेजर एक्सपोर्टर थे। इन लोगों ने द ग्रैंड कैनाल को भी वापस से रिस्टोर करा था, जो कि उस समय पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए। मैं बता दूं, ग्रैंड कैनाल आज तक की सबसे लंबी मैनमेड आर्टिफिशियल कैनाल है। थोड़ा और साल आगे बढ़े तो ब्रिटिशर्स का लेट 19th सेंचुरी में चाइना के आसपास काफी ज्यादा प्रेजेंस बढ़ गया था एंड ब्रिटिशर्स की नजर चाइना पर थी, बट इस चीज के खिलाफ थे किंग डायनेस्टी के रूलर्स। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने एक और टैक्टिक्स अपनाई और चाइना में ओपियम भेजना स्टार्ट कर दिया इन एक्सचेंज ऑफ टी। मैं बता दूं, ओपियम एक नशा होता है जिसे हम अफीम भी कहते हैं। Opium addiction became visible socially, which means opium dens on the street, people dying off, dozing off on the street. It's becoming
a social problem. एंड इसी की वजह से चाइना की बहुत बड़ी पॉपुलेशन अफीम के नशे से एडिक्टेड हो जाती है एंड धीरे धीरे उनके यंगस्टर्स एंड सोसाइटी काफी ज्यादा स्पॉइल होने लगती है। बदले में किंग डायनेस्टी ने काफी सारे ओपियम को सीज कर कुछ को जलवा दिया एंड कुछ को सी में फिकवा दिया। एंड इस स्टेप की वजह से ब्रिटिशर्स और किंग डायनेस्टी के रूलर्स के बीच में एक ओपियम वॉर छिड़ गया, जिसमें ऑब्वियसली किंग डायनेस्टी की हार हुई एंड बदले में उन लोगों को अपनी काफी सारी लैंड और काफी सारे पोर्ट्स को ब्रिटिशर्स के हवाले करना पड़ा। उसके बाद 1850 से 1864 तक चाइना में एक बहुत ही ज्यादा डेंजर टाइपिंग रेबेलियन स्टार्ट हो गया, जो कि एक सिविल वॉर था, जिसमें एक होंग जुकान नाम के पर्सन को ऐसा लगता है कि वो गॉड का बेटा है एंड जीसस क्राइस्ट का छोटा भाई है एंड उसको चाइना में इसलिए भेजा गया ताकि वो चाइना को एक हेवनली किंगडम बना सके। इस रेबेलियन में भी चाइना के 10 से 20 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई। कुछ और साल आगे देखे तो 1912 में किंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर पुई ने गिव अप कर दिया एंड अब आ जाता है वर्ल्ड वॉर 2। जिसमें चाइना पर वेस्टर्न पावर्स यानी रशिया एंड जापान ने काफी अत्याचार करा एंड ऑलमोस्ट 30 से 40 मिलियन लोग मारे गए। चाइना के लोगों की मुश्किलें अभी तो आधी बच ही रही थी, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चाइना के अंदर सिविल वॉर वापस से स्टार्ट हो गया। इसका मतलब सीपीसी एंड एनपीसी चाइना की दोनों पार्टीज वापस से लड़ाई स्टार्ट कर देती हैं। बट इन द एंड 1949 में फाइनली ये सिविल वॉर रुकता है एंड सीपीसी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ये लड़ाई को जीत जाती है एंड माओ जेडुंग उस पार्टी के लीडर बनते हैं एंड चाइना के न्यू प्रेसिडेंट बनकर आते हैं। एंड माओ के पावर में आते ही चाइना की असली मुश्किलें अब स्टार्ट होती एंड ऑल्सो जो दूसरी पार्टी थी एनपीसी उसको साइड वाले आइलैंड पर जाने को बोला गया एंड आज वही आइलैंड ताइवान के नाम से जाना जाता है एंड इसी के साथ शुरू होता है चाइना की स्टोरी का सेकंड चैप्टर। माओ जेडुंग ने पावर में आते ही 1950 में एक अग्रारियन रिफॉर्म नाम की पॉलिसी निकाली, जिसमें बड़े लैंडलॉर्ड से जमीन छीनकर छोटे पीजेंट्स में बांट दी गई, बट असली ओनरशिप स्टिल सरकार के पास ही थी। एंड इसके बाद आती है ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ 1958 एंड इसके अंदर माओ जेडुंग के दो एम, फर्स्ट कलेक्टिव एग्रीकल्चर कराना लोगों से बड़े बड़े लैंड्स एंड प्लॉट्स पर एंड सेकंड चाइना की सोसाइटी को एक इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी बनाना। इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी बनाने के लिए बड़े बड़े प्लांट सेटअप करवाए जाएंगे एंड लोगों से भी साथ ही साथ उनके बैकयार्ड्स में छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगवाई जाएंगी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन पे फोकस करा जा सके। ये पॉलिसीज माओ ने एक बहुत ही अच्छे एम से निकाली, बट इनका रिजल्ट चाइना की इकोनॉमी पर बहुत ही बेकार आया। एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई क्योंकि फार्मर से सारा का सारा उनका प्रोड्यूस सरकार छीन लिया करती थी एंड साथ ही साथ उन लोगों से फोर्सफुली काम कराया जाता था, तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी तो गिरनी ही थी। एंड कुछ ही समय बाद खराब मौसम और साथ ही साथ कुछ और माओ के रिफॉर्म्स की वजह से प्रोडक्टिविटी और भी ज्यादा गिर गई। एंड इंडस्ट्रीज की बात करें तो लोगों ने जो अपने घरों में स्टील बनाया था उसकी क्वालिटी बहुत ही खराब, उसकी वजह से ना तो उनकी बिक्री हुई और साथ ही साथ रिसोर्स की बर्बादी भी हुई। इसके अलावा एक और बेवकूफों वाला काम जो माओ जेडुंग ने चाइना में करवाया वो था स्पैरो इरेडिकेशन, यानी सारी स्पैरोज को मरवा दिया लोगों से, क्योंकि स्पैरोज फसल में से दाना खाती थी। एंड इसकी वजह से हुआ ये कि दोस्तों क्रॉप को खाने वाले कीड़ों की पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। इसका मतलब जो स्पैरोज कीड़ों को खाकर इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल रखती थी, अब स्पैरोज ही नहीं बची तो ऑब्वियसली कीड़ों की पॉपुलेशन तो बढ़नी ही, यानी पूरा फूड साइकिल ही खराब कर दिया। एंड अब वही कीड़े पूरे के पूरे फार्म्स को चाइना के अंदर खा जाया करते थे। एंड इन्हीं सब चीजों के चलते चाइना में आज तक की सबसे बड़ी फेमीन देखी गई, यानी भुखमरी, जिसमें ऑलमोस्ट 30 से 40 मिलियन लोगों की डेथ हुई। एंड इतना सब कुछ होने के बाद जाहिर है लोग माओ के अगेंस्ट होने लगे, होने तो पहले ही लगे थे, बट अब सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई। एंड अब इसी समय पर माओ ने एक और बार डिक्टेटरशिप दिखाते हुए सब लोगों को सप्रेस करा एंड एक और पॉलिसी निकाली 1966 में, जिसे हम जानते हैं कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम से। इसके जरिए माओ हर चीज का कंट्रोल लेना चाहता था। जो भी उसके अगेंस्ट बोलते थे या तो वो उन्हें जेल में डलवा देता था या तो उन्हें मरवा देता था, और ये सब वो कराता था अपनी रेड आर्मी से, जिसमें यंग लोग मोस्टली स्टूडेंट्स शामिल थे। ये रेड आर्मी एक रेड बुक पढ़ा करती थी जिसमें माओ की विचारधारा लिखी थी एंड उसी के थॉट्स लिखे थे। इस बुक में माओ जेडुंग को बहुत अच्छा बताया जाता था एंड यंग वंस का ब्रेन वॉश करा जाता था। इन रेड आर्मीज को बोला गया कि 4 ओल्ड्स को डिस्ट्रॉय करना है।
4 वर्ल्ड्स के अंदर 4 चीजें आती थी, ओल्ड कस्टम, ओल्ड कल्चर, ओल्ड हैबिट्स एंड ओल्ड आइडियाज। अब हुआ ये कि इस चीज की वजह से बहुत सारी कल्चरल हेरिटेज साइट्स को तबाह कर दिया गया, जैसे टेम्पल्स, बुक्स, आर्ट्स एंड एटसेट्रा। एंड इसके बाद चाइना में लोग आपस में लड़ने लगे एंड ऑल्सो रेड आर्मी के जितने भी मेंबर्स थे वो भी आपस में ही लड़ने लगे। चाइना में एक सिविल वॉर वापस से स्टार्ट हो गई एंड इन्हीं सब चीजों के बीच में अचानक से 9 सितंबर 1976 को माओ जेडोंग की डेथ हो जाती है एंड तब जाकर ये पॉलिसी वापस से विड्रॉ करी जाती है एंड कुल मिलाकर 1 से 2 मिलियन लोग यहाँ पर भी मारे जाते हैं। माओ की डेथ के बाद चाइना का कंट्रोल आता है डेन जाओपिंग नाम के पर्सन के हाथ में। डेन जाओपिंग माओ जेडोंग के अगेंस्ट पहले से ही लड़ते आ रहे थे। डेन जाओपिंग एक ऐसे पर्सन थे जो माओ की पॉलिसीज के खिलाफ थे। उन्हें चाइना की क्लोज्ड एंड स्ट्रिक्ट इकोनॉमी बिल्कुल पसंद नहीं। डेंग जानते थे चाइना की इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए उन्हें कुछ मेन चीजों पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, जैसे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ट्रेड, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड लिटरेसी एंड लास्ट मिलिट्री। एंड इन्हीं को उस समय पर 4 मॉडर्नाइजेशन स्टेप्स भी बोला जाता था। 1978 में डेंग ने सबसे पहले पावर में आते ही एग्रीकल्चर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करा। उन्होंने फार्मर्स पर स्ट्रिक्टनेस कम कर दी एंड अब फार्मर्स अपनी क्रॉप्स का आधा पोर्शन कहीं और भी बेच सकते थे और अपनी मनचाही क्रॉप्स उगा सकते थे, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। वरना पहले उनको सारी क्रॉप माओ की गवर्नमेंट को बेचनी पड़ती थी। एक ज़ाओ जियांग नाम के पॉलिटिशियन ने अपने मेमोइड्स में बताया कि उस रिफॉर्म के आने के बाद एक नई एनर्जी निकलकर आई थी लोगों में। एक उत्साह के साथ लोग काम करने में लग गए थे और इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सिर्फ 4-5 सालों में सही कर दिया गया। 1984 तक तो आते आते फार्मर्स के पास सेल से भी ज्यादा ग्रेन था। एग्रीकल्चरल आउटपुट 8.2% से बढ़ गया था एज कम्पेयर टू 2.4% जो रिफॉर्म से पहले था। इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले चाइना की इंडस्ट्रीज ना के बराबर डेवलप एंड इसका रीजन था टाइट होल्डिंग, जैसा हमें देखने को मिला था एग्रीकल्चर। इसको सुधारने के लिए डेंग ने एक ड्यूअल प्राइस सिस्टम निकाला, यानी गवर्नमेंट एंड मार्केट का एक एवरेज प्राइस पर सारे के सारे प्रोडक्ट्स को बेचा जाएगा एंड साथ ही साथ मैनेजर्स को काफी ज्यादा पावर दी गई। वरना पहले माओ के टाइम पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही इंडस्ट्रीज पर नजर रखते थे एंड पावर भी उन्हीं के पास होती थी। इससे हुआ ये कि लोगों में थोड़ी ओनरशिप वाली फीलिंग जागी एंड इवेंचुअली प्रोडक्शन अपने आप बढ़ने लगा। इसके बाद डेंग ने चाइना में टीवीई सेटअप करवाई, टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस। इसकी ओनरशिप भी डेंग ने टाउन्स और विलेज के लोगों के हाथ में। टीवीईज ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है चाइना की इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में। खुद अकेले टीवीईज ने इतनी ग्रोथ कर ली थी कि वो लाखों लोगों को एम्प्लॉय कर रही थी। एंड अब आफ्टर ऑल ऑफ दिस 1979 में डेंग ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान दिया, यानी कोई बाहर की कंपनीज आकर हमारे यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करे या अपनी कंपनीज को सेटअप करे। एंड डेंग ने इसको सक्सेसफुल करने के लिए ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस करी एंड ऑल्सो SEZs खुलवाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। सीधी भाषा में बोलूं तो इंडिया में बैंगलोर एंड गुरुग्राम जैसे जोन्स ऐसे जोन्स हैं जहां पर कंपनीज अपने आप को एस्टैब्लिश करना पसंद करती है, बिकॉज उनको वहां इन्वेस्टमेंट करना इजी हो जाता है। सरकार इन जोन्स में हर वो चीज प्रोवाइड करती है जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। एंड ये इनिशिएटिव डेंग ने चाइना के लिए उस टाइम पर लिया था, जिसका रिजल्ट सिर्फ हमें 20 से 30 सालों में आज देखने को मिल रहा है। उस समय पर चाइना में ये जोन्स थे शेंजन, जुहाई, शांटाऊ एंड आज के दिन यही जोन्स एक मेगा सिटीज में कन्वर्ट हो गए हैं चाइना के अंदर। एंड इन सब के अलावा लिटरेसी, ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी खास फोकस करा गया। इंफ्रा की बात करें तो हांगकांग एक ऐसी सिटी है जिसमें सबसे ज्यादा स्काई स्क्रेपर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेम है चाइना के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देखें तो चाइना की रेलवेज इतनी बड़ी है कि वो पूरे वर्ल्ड के 2 राउंड लगा सकते हैं। दोस्तों, इन्हीं सब रीजंस एंड रिफॉर्म्स के कारण चाइना में इस लेवल की ग्रोथ देखने को मिली। जो जीडीपी रिफॉर्म से पहले 1978 में $150 बिलियन की हुआ करती थी, आज वही जीडीपी 14 से 15 ट्रिलियन डॉलर की, यानी यूएसए के बाद सेकंड नंबर पर चाइना आता है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। रिफॉर्म से पहले 250 मिलियन लोग पॉवर्टी में थे एंड जो पॉवर्टी रेट 88% तक हुआ करता था 1981 में, वही रेट 11 सालों में 42% तक आ गया। और यहाँ तक कि चाइना ने 2020 में ये बोल दिया कि उनके देश में एक्सटेंसिव पॉवर्टी नहीं बची। मतलब जिस देश में सिर्फ 40 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा था, उसी देश में आज ये सब हो रहा है। लिटरेसी रेट्स ने भी 30% ग्रोथ दिखाई।
1978 में 66% लिटरेसी रेट से आज 96% है। चाइना ने बहुत बड़ी फंडिंग्स दी थी लिटरेसी और टेक्नोलॉजी को। इसको अगर इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में आज भी 77% लिटरेसी रेट है। हमें एक बात तो साफ पता चलती है कि डेंग जाओपिंग के बगैर ये सब तो पॉसिबल ही नहीं। उनके रिफॉर्म्स, उनकी स्ट्रैटेजीज से ही चाइना एक सुपर पावर कंट्री बन पाई। पर डेंग के कुछ ऐसे भी पॉइंट है जिनमें हमें काफी डिफरेंट चीजें जानने को मिलती है। डेंग वैसे तो चाइना की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, बट उनका खुद का मन भी चाइना की गद्दी छोड़ने का नहीं था। एंड उसी चीज का रिजल्ट आज तक भी हमें चाइना के अंदर देखने को मिलता है। शी जिनपिंग खुद भी एक डिक्टेटर की तरह सालों से रूल करता आ रहा है। इसके अलावा डेंग ने इकोनॉमिक रिफॉर्म से पूरी कंट्री की डेवलपमेंट तो करी, बट साथ ही साथ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम भी लेकर। फॉर एग्जाम्पल, जो कोस्टल एरिया थे वो ज्यादा अमीर होते थे क्योंकि वहां पर ट्रेड होता था, ढेर सारे पोर्ट्स होते थे, तो वहां के लोग इवेंचुअली अमीर होने लगे। बट वहीं बाकी के एरियाज पीछे रह गए एंड एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो गया। एंड साथ ही साथ तियाननमेन स्क्वायर मैसेकर ऑफ 1989, जिसमें चाइनीज गवर्नमेंट ने लोगों के प्रोटेस्ट को सप्रेस कराया बाय मिलिट्री फोर्सेस, एंड इस चीज में काफी सारे लोगों की जान गई। एंड ये सिंगल इवेंट डेंग की लेगेसी पर बहुत बड़ा धब्बा माना जाता है आज तक। एंड लास्ट, करप्शन। डेंग जाओपिंग खुद तो कभी करप्शन जैसी चीजों में नहीं दिखे, पर उनकी सरकार के अंदर बाकी के ऑफिशियल्स बहुत ही ज्यादा करप्ट माने जाते थे। ये जो रैपिड शिफ्ट आया था चाइना की इकोनॉमी के अंदर, चाइना की सोसाइटी के अंदर, इसकी वजह से ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे, एंड इसी चीज का फायदा उठाया काफी सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने। दोस्तों, चाइना में आज भी कई लोग माओ जेडोंग को अच्छा मानते हैं, बट ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग माओ जेडोंग को फादर ऑफ द नेशन मानते हैं। एंड चाइना की स्टोरी से हम इंस्पायर हो सकते हैं कि कैसे हमें किसी भी सिचुएशन में कभी हार नहीं माननी चाहिए एंड उस सिचुएशन का डटकर सामना करना चाहिए। चाइना ने अपनी पूरी हिस्ट्री में इतने सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, बट स्टिल उन लोगों ने उस चीज से डील करा। चाइना की स्टोरी तो यहीं तक थी, बट हमारा साथ आपके सब्सक्राइब के साथ और आगे तक जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड इसे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर करें। एंड जस्ट डोंट फॉरगेट टू कमेंट, बिकॉज उससे मुझे मेरी गलती एंड अच्छाइयों के बारे में पता लगता है एंड एक अलग लेवल का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।